Hello everyone and welcome back to my channel. In the previous video we have discussed the types of curriculum and in this video we are going to discuss that what are the elements of a curriculum. एक curriculum में कौन से elements हैं जो important होते हैं that are basically four. सबसे पहले ये हम sequence wise चलते हैं. Number 1 we have objectives. Objectives के बाद हमारे पास आता है content selection. Then we have to implement it and then evaluation. ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जिसमें हमारे पास 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सबसे पहले वी फॉर्म ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं. उसके बाद हम कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें हैं किस कॉन्टेक्स्ट में शामिल करनी है. नेक्स्ट फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद वी डू इवेल्युएशन. सो दीज आर द 4 मेजर एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम. अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं. नंबर 1 वॉज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जब भी हम किसी करिकुलम का ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं, मैं यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन की बात कर रही हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो करिकुलम बनता है उनमें हम जो ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उनमें हम ये 4 फैक्टर्स माइंड में रखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है. नंबर 1 वी हैव द सोसाइटी, कि हम किस सोसाइटी को हम फोकस कर रहे हैं. द नॉलेज, किस तरह का कंटेंट हम किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में देंगे. द लर्नर, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, किस तरह की ऑडियंस है. एंड द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि हम किस तरीके से किस टीचिंग मेथड को यूज़ करते हुए उस कंटेंट को पढ़ाएंगे. सारी चीज़ें जो कि एट द स्टार्ट हमें देखनी पड़ती हैं वो ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं. जब भी हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बना रहे होंगे तो हम उनमें ये 4 फैक्टर्स रखेंगे माइंड में. द सोसाइटी, द नॉलेज, द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस. फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की. ऑब्जेक्टिव्स बन गए, अब हमने बात करनी है कि हम एक सब्जेक्ट के लिए किस तरह का कंटेंट रखें. उसके लिए हम ये चीज़ जहन में रखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है. हम अपने सब्जेक्ट से हटकर कंटेंट नहीं दे सकते. तो अब हम क्या क्या चीज़ें हमने माइंड में रखनी है. नंबर 1 अवेलेबल सोर्सेज एंड रिसोर्सेज. हमारे पास क्या सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं, हम उन्हीं बजट में और उसी हवाले से कंटेंट बनाएंगे. डिमांड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की क्या डिमांड है, इंटरनेशनल नीड्स क्या है कंटेंट की. हमने जिस स्टूडेंट को, जिस लर्नर को, जिस ऑडियंस को कंटेंट देना है उनका क्या लेवल है, क्या एप्टीट्यूड है. कहीं वो कंटेंट किसी के एप्टीट्यूड से कम या किसी के एप्टीट्यूड से ज़्यादा तो नहीं है. हम एक बैलेंस कंटेंट बनाएंगे. मेथड ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम मेथड अपना डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरह से अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है. नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड, कि एक सब्जेक्ट या एक प्लान के अंदर हम कितने कोर्सेज को ऑफर करेंगे. क्वांटिटी एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, जो टीचर्स, जो टीचिंग स्टाफ या जो एडमिनिस्ट्रेशन उस कंटेंट को डिलीवर करेगा उनकी क्या क्वांटिटी यानी वो कितने होने चाहिए और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, हम जिस सब्जेक्ट मैटर में कंटेंट पेश कर रहे हैं क्या उसका स्कोप अच्छा है, नेशनली इंटरनेशनली, वी हैव टू सी दिस. नेक्स्ट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, हम उसका वैल्यूएशन मेथड डिस्कस करेंगे. एंड एट द एंड टाइप ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, वही बात आ गई कि हम देखेंगे कि जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कंटेंट क्या वो उसके अकॉर्डिंग है. तो कंटेंट सेलेक्ट करते हुए वी विल हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स जो कि सामने लिस्ट में है. सो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट हो गए, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट हो गया. अब हम जब ये कंटेंट बनाएंगे, लर्निंग कंटेंट जितने भी होंगे उनमें हमें ये चीज़ें जहन में रखनी है कि एक तो वो बैलेंस हो, यानी कि स्टूडेंट्स की, सोसाइटी की, लर्नर की एप्टीट्यूड और लर्निंग के अकॉर्डिंग हो. एक बैलेंस फॉर्म में कंटेंट हो, आर्टिकुलेशन हो, एक सीक्वेंस वाइज उसका सारा काम हो, वो ऑर्गेनाइज हुआ हो, सीक्वेंस्ड हो, वो इंटीग्रेट हुआ हो एंड कंटिन्यूटी, और उसमें कोई ब्रेक्स ना आ रही हो. हमें एक बहुत ही साउंड कंटेंट बनाना है. नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटजीज एंड मेथड ऑफ टीचिंग. जब हमने कंटेंट बना लिया तो हमने ये भी देखना है कि किस वे में हमने उस कंटेंट को डिलीवर करना है. तो अब ये टीचर पे है कि टीचर कौन सा टीचिंग मेथड आगे लेके चलता है. तो ये वो स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो मेथड्स होते हैं जो टीचर अपने कंटेंट को डिलीवर करने के लिए यूज़ करता है. और टीचर्स को माइंड में क्या चीज़ें रखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है ना, यानी स्टूडेंट्स का जो एप्टीट्यूड है माइंड में वो हो कि स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए. वो जो उनका प्लान हो वो फ्लेक्सिबल हो. ऐसा ना हो कि अगर एक मेथड टीचर्स पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स को उसकी नहीं समझ आ रही तो वो इतने रिजिड हैं कि वो उस चीज़ को चेंज ही ना करें. थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वो मेथड नहीं है या किसी ख़ास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कोई इशू आ रहा है तो टीचर उसको चेंज कर ले. वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए मेथड. एंड इट शुड बी क्लियर एंड इंटरेक्टिव. ऐसा ना हो कि सिर्फ टीचर ही एक्टिव हो एंड स्टूडेंट्स विल बी पैसिव. टीचर भी एक्टिव हो और स्टूडेंट भी एक्टिव हो.
तो ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसे मेथड्स हमें टीचिंग के रखने हैं जो बेस्ट टीचिंग मेथड्स हों, जिसमें स्टूडेंट भी एक्टिव हो, टीचर भी एक्टिव हो, कंटेंट क्लियरली डिलीवर हो और किसी किस्म का इशू ना आए। नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एंड इट इज़ वन ऑफ द डायनेमिक प्रोसेस, यानी कि ये चलता रहता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम रिसर्च करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जिस लर्नर्स को हम वो चीज़ करवा रहे हैं, क्या वो ठीक तरह उन तक डिलीवर हो रही है। ये इट्स अ काइंड ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो हम एंड पे एक टेस्ट लेते हैं ना, इवैल्यूएशन, वो इवैल्यूएशन है कि हम देखते हैं कि हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं हम उसको जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी स्टूडेंट को पूरा 1 घंटे का लेक्चर दिया है, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड स्टूडेंट टू कि मैं उसका फीडबैक लूँ, उसकी इवैल्यूएशन करूँ कि क्या जो मैंने पढ़ाया है वो उसको समझ आ रहा है। तो डैट कम अंडर इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन बार बार इसलिए करते हैं कि अगर करिकुलम में हमारे कोई चेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसमें चेंजिंग कर लें और हम उसको इवैल्यूएट कर लें ताकि आगे मजीद मसला ना बने। अब इवैल्यूएशन के भी आगे से 2 टाइप्स हैं, एक है फॉर्मेटिव और एक है समेटिव। इट्स अ वेरी वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड इट कि जो काम करिकुलम बनाने के दौरान हो रहा होता है, उसके दौरान जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, डैट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि अभी करिकुलम डेवलप नहीं हुआ, अभी वो नहीं बना कंप्लीट, बट अभी उसकी डेवलपमेंट चल रही है, हम फिर भी उसको असेसमेंट ले लेते हैं, उसके टेस्ट करते हैं करिकुलम के, कोई उसकी परफॉर्मेंस बना के फिल करवाते हैं कि क्या जो हमने करिकुलम बनाया है वो सही है, उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। और एक वो है कि जब करिकुलम कंप्लीट हो जाता है, देन वी हैव टू टेक एन असेसमेंट, टेक एन इवैल्यूएशन कि क्या जो हमने करिकुलम बना लिया है उसका क्या एक्शन आया है। इसकी मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे स्कूल्स में हम बात करें तो एक कंप्लीट क्लास है, फॉर एग्जांपल एक 5 क्लास का स्टूडेंट है और वो कंप्लीट फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक पढ़ता है। जो उसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के एग्जाम्स होंगे, डैट विल कम अंडर द फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि अभी उसकी क्लास पूरी नहीं हुई लेकिन जो दरमियान में टेस्ट आ गए हैं उसके डैट विल बी फॉर्मेटिव असेसमेंट के वो साथ साथ ले रहे हैं कि देखा जाए कि क्या स्टूडेंट की तैयारी, क्या उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, इज ही एबल टू कंटिन्यू द स्टडीज इन दिस क्लास। और एक वो एग्जाम है जो वो एंड पे फाइनल टर्म का पेपर देता है पूरी क्लास पढ़ने के बाद, डैट विल बी समेटिव एग्जामिनेशन। तो वो आएगी समेटिव इवैल्यूएशन के जिम्मे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि करिकुलम अगर कंप्लीट नहीं है और हम उसके दरमियान में ही उसको इवैल्यूएट कर लें, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान में, तो वो होगी हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और वो इवैल्यूएशन जो हम एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ करिकुलम करें तो वो होगी हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम।